हम पहली बार थोड़ी ना चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे परिवार से डॉक्टर शौकतुल्ला अंसारी कांग्रेस पार्टी के टिकट पर, जो पंडित नेहरू के सहपाठी थे, उनके टिकट पर इसी गाजीपुर से चुनाव लड़े हैं। अब पंडित नेहरू वोट मांगे हैं। राम मंदिर का मुद्दा उछलता रहा, सारी ताकतें लगाते रहे, गरीबों का वोट हमको मिलता रहा। शिक्षा के क्षेत्र में मनोज सिन्हा और हम दोनों ने हाई स्कूल एक ही साथ पास किया है। मेरे चुनाव अकाउंट में जो 1000-2000 दिया है उसकी भी जांच हो गई। मनोज सिन्हा के चुनाव अकाउंट में 25 लाख रुपया संजय शेरपुरिया ने अपने चुनाव अकाउंट से दिया। मनोज सिन्हा ने इसे एक्सेप्ट कर लिया। अब भी 10 गांव बता देंगे जहां वोट नहीं डालने जाता है। किसी गरीब के पास जाइएगा तो कह देगा बाबू बूथ तक हम जाते हैं, बटन दबाते हैं। वो हमारे प्रचार करने के लिए हमारी गाड़ी में थे, खून दिया गया। ये भी अंधों ने नहीं देखा कि हम किसको मार रहे हैं। मुख्तार अंसारी को हमने बता दिया कि आ गए डिग्री कॉलेज में पढ़ने और दोस्ती हो गई साधु सिंह से कि आप साधु सिंह के साथ हो तो साधु सिंह अगर कोई क्राइम कर रहा है तो उसमें मुख्तार को को-अक्यूज्ड बना दो। अगर बुलडोजर की कार्रवाई जनता इंसाफ की कार्रवाई मानती तो 7 सीट आपको जीत जाना चाहिए था। कृष्णानंद राय की हत्या होती है, गोली चलती है, तब मुख्तार अंसारी जेल, लेकिन फिर भी आप लोग एसोसिएट होते हैं उनसे, उस हत्याकांड से। सारा आरोप मुख्तार अंसारी और उनके लोगों पर लगता है। इसके पीछे की कोई राजनीति है? सन 52 से 85 के बीच में जो भी वहां चुनाव लड़ा, जिस पार्टी से भी लड़ा, जीता भूमिहार ही, कोई दूसरे की औकात नहीं थी। मैंने सन 85 में इस चुनौती को स्वीकार किया, जन समर्थन हासिल करके उन लोगों को परास्त किया। जब कांग्रेस के नेतृत्व में देश में स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन चल रहा है, तब अपना घर दे दिए दरियागंज में कोठी नंबर 1 दारुल सलाम को दे दिया कि ये केंद्रीय कार्यालय बना लो कांग्रेस पार्टी का। कोई दुनिया में देखा तो कोई माफिया मर गया हो, उसके जनाजे में इस तरह से लोग दीवाने होकर के उसकी मिट्टी में गए। इस दुनिया में, इस समाज में उसकी क्या औकात रही है, अंतिम यात्रा में कंधे देने वाली लकीरों से ये पता चलता है। अब आप छोड़िए हम केस को कहें, कोई गुजरेगा तो उसकी तीर्थ यात्रा देख लीजिएगा जो अपने को बहुत बड़ा महारथी समझता है। बिहार से लाए लोग दुर्दांत अपराधी बाबूधन चौधरी को बम बनवा रहे थे और धमाका हो गया, मर गया, उनका घर गिर गया। कृष्णानंद राय के भतीजे ने कोतवाली में FIR कराई कि जेल में से बैठ के अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी ने बम धमाका कर दिया। फंदा शिकंजा खिंचा जाएगा तो हम अगर फंदे पे लटक गए तो है मेरी वारिस। मेरी विरासत को भी गाजीपुर की जनता स्वीकार करेगी, सर आंखों पर लेगी। हमारी जड़ जो है वो गाजीपुर की गरीब जनता के दिलों में है। इनको इनके बाप भी नहीं कुर्क कर सकते इस जड़ को। ये पूछा जा रहा है क्योंकि आपका हौसला क्यों नहीं टूट रहा है? मुख्तार अंसारी की मृत्यु के बाद ये पहला बड़ा चुनाव है। हाँ, मैं ब्रिगेडियर उस्मान के मेरे पूर्वज हैं, मैं उनके संतानों में हूँ जिन्होंने पहले दिन कसम खा ली थी जब तक नौशेरा पर भारतीय तिरंगा लहरा नहीं लेंगे, जब तक पलंग पे नहीं सोएंगे, जमीन पे सोएंगे। तो हम इस वक्त मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की एक और लोकसभा गाजीपुर। चर्चित सीट 2019 में भी और चर्चित सीट 2024 में भी। 2019 की चर्चा इसलिए कि तब केंद्र में मंत्री रहे मनोज सिन्हा चुनाव हार गए थे और उन्हें हराने वाले थे अफजाल अंसारी, जो 2024 में इस बार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। उनको लेकर के तरह तरह की बातें भी की जा रही हैं, उनके नामांकन को लेकर के तरह तरह की बातें की जा रही हैं, चूँकि एक मामला विचाराधीन है कोर्ट में। तो चलिए जरा हम अफजाल अंसारी से समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो पूरा 2024 का चुनाव है और उनके सामने जो एक नया प्रत्याशी है, उसको लेकर के, अपने चुनाव को लेकर के वो कितने मुतमईन हैं। शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। जी बताएं। 2019 में जब आपने चुनाव लड़ा तो आपने एक हैवी वेट प्रत्याशी को हराया था, मनोज सिन्हा को, जिनको विकास पुरुष की छवि के रूप में पेश किया गया था। 2024 में वो चुनौती तो है ही नहीं आपके सामने। देखिए, मनोज सिन्हा से चुनाव की फील्ड में 2019 से बात नहीं शुरू होती है। मनोज सिन्हा से 2004 में मेरा मुकाबला हो चुका है 14वीं लोकसभा में। वो मेरा पहला चुनाव था पार्लियामेंट का। उससे पहले हम 5 बार विधानसभा के सदस्य रहे। 2002 में विधानसभा का चुनाव हारे, अपना छठा चुनाव, और
उसके बाद 2004 में लोकसभा का चुनाव लड़े मनोज सिन्हा, उस वक्त सिटिंग एमपी थे। उन दिनों केंद्र में सरकार थी, वाजपेयी जी की शाइनिंग इंडिया का नारा था, और सारी चीज़ें थी। प्रमोद महाजन जी चाणक्य कहे जाते थे उस समय। हाँ, शाइनिंग इंडिया भी था और सब चीज़ें थी। तो गाज़ीपुर में चुनाव में हमारे और मनोज सिन्हा और बसपा तीनों कैंडिडेट लड़े थे। बसपा से उमा शंकर सिंह थे जो पूर्व विधायक थे गाज़ीपुर सदर के, तो उनको 1,85,000 वोट मिला था बसपा को, और भारतीय जनता पार्टी को 1,88,000 वोट मिला था। और समाजवादी पार्टी से अफजाल अंसारी, मैं खुद चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में गाज़ीपुर की जनता ने 4,17,000 वोट हमको दिया था। मैं 2,27,000 का मार्जिन से उनको चुनाव हराया था, मनोज सिन्हा को हराया था 2004 वाला। 9 में यहाँ चुनाव में समाजवादी पार्टी से टिकट नहीं मिला, और मनोज सिन्हा जी बलिया संसदीय सीट पे चुनाव लड़ने चले गए। वो एक नया परिसीमन, उस वक्त वो परिसीमन कमेटी में मेंबर थे बीजेपी की तरफ से। 2008 में जब वो पूरा परिसीमन हुआ था हाँ, उस समय। तब उन्होंने एक बहुत शानदार कॉन्स्टिट्यूंसी विधानसभा की मोहम्मदाबाद बनाई, और एक शानदार लोकसभा की सदा और सर्वदा के लिए वो सीट बना ली। उसमें बलिया से बैरिया, बलिया सदर और फेफना, और गाज़ीपुर से जहूराबाद और मोहम्मदाबाद को मिला के ये लोकसभा सीट बनाया। मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट पर उन लोगों ने, यहाँ जो पहले से सीट थी दिलदार नगर विधानसभा, उसमें से बड़े बड़े गांव जो उनकी स्वजातीय बंधुओं की आबादी के थे, शेरपुर रेवतीपुर की बात। हाँ, शेरपुर, रेवतीपुर, डेढ़गांव, अरे वो बसुका से लेके नौली, उतरौली, त्रिलोकपुर, ये पूरा बेल्ट, रामपुर, ये सब उन्होंने उसमें डाल दिया। हमारे विचार से हमें लगता ऐसा है कि हिंदुस्तान में कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं होगी जहां भूमिहार मतदाताओं की इतनी संख्या हो, और वो उस सीट पे 9 में लड़ने गए, और 9 के चुनाव में उनको वहाँ की जनता ने ऐसे नकार दिया कि बस जमानत बची थी। 1,32,000 वोट मात्र पाए थे। और इधर 2009 में हम गाज़ीपुर से चुनाव लड़े, तो गाज़ीपुर में हम बसपा के सिंबल पे लड़े। सपा का सिंबल राधे मोहन सिंह को मिला, और मनोज सिन्हा जब वहाँ चले गए तो बीजेपी ने एक कैंडिडेट थे जो उनके ज़िला अध्यक्ष रहे हैं, प्रभुनाथ चौहान, अब वो स्वर्गवासी हो गए, उनको टिकट दिया था। और उस इलेक्शन में प्रभुनाथ चौहान बीजेपी के कैंडिडेट यानी कमल के फूल को मात्र 22,000 वोट मिला। 2009। हाँ, हम यहाँ 3,10,000 वोट पाए, लेकिन चुनाव हार गए, क्योंकि ज़बरदस्त ध्रुवीकरण हुआ था, और 3,60 या 70,000 पा करके राधे मोहन सिंह चुनाव जीत गए थे। फिर 14 आ गया, तो 14 में मनोज सिन्हा, यहाँ आप बता ही रहे हैं, वो जीत गए थे, और केंद्र में मंत्री बने। केंद्र में रेल राज्य मंत्री और संचार मंत्री। चर्चा रेल राज्य मंत्री के रूप में ज़्यादा लोग करते हैं। संचार मंत्री उनके मंत्रालय था, उसमें कोई कैबिनेट नहीं था, रेल में तो कैबिनेट भी था। संचार मंत्रालय का पूरा स्वतंत्र प्रभार था, और भारत की BSNL जो कंपनी थी भारत सरकार की, वो जब ये मिनिस्टर थे तो उसकी इन्हीं का कार्यकाल था जिसमें मिट्टी में मिला दी गई। आज BSNL बिके तो कोई ख़रीदार नहीं है। शुरुआती तौर पर 3G का लाइसेंस नहीं दिया गया उसको। हाँ? शुरुआती तौर पे 3G का लाइसेंस नहीं दिया गया जब प्राइवेट कंपनियां जा रही थी 3G का लाइसेंस लेने। वो उठाना था जियो को, और वो एक सेटिंग थी। आप तो जानते हो कि 2G में उसके नीलामी में घपले के आरोप में कनिमोझी जेल गई, एराजा जेल गए, मुकदमे कायम हुए, जबकि वो उसी सरकार के कैबिनेट मंत्री रहे थे। उसी सरकार ने भी मुकदमा कायम किया कि ना पब्लिक में। अब आज पब्लिक में ये है कि 4 लाख करोड़ रुपए की लागत से
ये भारत सरकार की बीएसएनएल को मनोज सिन्हा ने मिट्टी में मिला दिया, लेकिन न भारत सरकार इस पे कोई समीक्षा करने को तैयार है और न हमारे देश की मीडिया इस पे कोई बात करने को तैयार है। बहरहाल 14 में वो चुनाव लड़े और 14 में वहाँ 30,000 वोटों से, यानी 3,06,000 वोट उन्हें 14 में मिला और वो जीत गए। और इसी सीट पे हम 3,10,000 5 साल पहले पाए और हार गए, यही समझिएगा। बहरहाल उस इलेक्शन में एक कैंडिडेट को लाके हमने लड़ा दिया था। तब हम न सपा में थे न बसपा में, एक कौमी एकता दल आपकी पार्टी थी, तो उससे डीपी यादव को लड़ा दिया। वो लगभग 80,000 के वोट उनको मिल गया और वो वोट का नुकसान समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट शिवकन्या जी को 2,74,000 वोट पाने के बाद भी वो 30,000 के अंतर से मनोज सिन्हा से चुनाव हार गई। अब ये यहाँ से इनका उत्थान हुआ है। उसके पहले कोई बड़े आपने शुरू किया कि बहुत बड़े हाईवी वेट पहलवान, मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी हाँ, माने उनके जाते हैं। आंखों के तारा हैं, क्योंकि अब भी भाई हारने के बाद उनके वो दिल से उपराज्यपाल- दुलारे हैं। वो तो सब है, प्रधानमंत्री 2-3 बार आए गाजीपुर में और उनकी अनुशंसा पर गाजीपुर में गंगा नदी पर एक ब्रिज भी बना। गाजीपुर में विकास के लिए बड़ा साधन है जनता के, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा कि उसी ब्रिज के सटा हुआ जो पहले से ब्रिज था गंगा नदी पर, रोड वाला ब्रिज, वो रोड वाला ब्रिज तबाह हो गया। अब हमीद सेतु के नाम से उस पर बड़े वाहन नहीं चल सकते, वो छोटे मोटरसाइकिल और टेम्पू और छोटे 4 चक्का चल सकता है। उसका वाशर वोशर सब बैठ गया। खैर, यहाँ गंगा ब्रिज एक और बना, इससे 15 किलोमीटर पहले एक जगह है धर्मरपुर जमानिया घाट, इस सरकार के आने के पहले, वो मुलायम सिंह की सरकार में बना। उससे 15 किलोमीटर पहले इस सरकार के आने से पहले एक और ब्रिज बना जो सैदपुर और उधर थानापुर को जोड़ता है, चंदौली को। तो गंगा नदी पे कई ब्रिज आए, लेकिन चर्चा में ये ब्रिज है क्योंकि ये रोड भी है और रेल भी है। तो ये गाज़ीपुर के लिए एक अच्छा था विकास का उनका वो, लेकिन जो वादा था नंदगंज की गन्ना मिल इनकी सरकार चालू करेगी और 150 इनकी सरकार ने मानक बनाया है, जिस जनपद को 150 जहाँ डिग्री कॉलेजेस होंगे वहाँ विश्वविद्यालय दे दिया जाएगा। मैं प्रधानमंत्री से मिलके बहुत अच्छी तरह से उनको एक्सप्लेन किया, लिख के भी दिया, मौखिक भी कहा और उन्होंने क्वेश्चन भी किया। लगा कि सीरियस हो गए, क्योंकि उन्होंने कहा कि इतनी ज़मीन कहाँ से आएगी विश्वविद्यालय के लिए। तो हमने बताया कि ब्रिटिश हुकूमत के दौर में यहाँ के किसानों की ज़मीन एक्वायर करके इन लोगों ने एक हवाई पट्टी बना रखी है गौसपुर फिरोजपुर में, और उस हवाई पट्टी की 92 बीघा ज़मीन ऐसे बिल्कुल बेमसरफ फालतू पड़ी हुई है। आप उसमें आधी ज़मीन भी आप ही के अधीन, वो भी है रक्षा मंत्रालय में, जंगल बनी हुई है। आप उस पर अगर सिर्फ गाज़ीपुर के नौजवानों के लिए एक यूनिवर्सिटी मिल जाती, कोई और साधन और नौकरी न भी देते, तो हमारे नौजवान उच्च शिक्षा हासिल करके, हमारी लड़कियां उच्च शिक्षा हासिल करके अपने भविष्य का मार्ग खुद तलाश कर लेती। लेकिन अफसोस है कि वो नहीं हुआ, ढिढोरा पीटा गया, नहीं हुआ। गाज़ीपुर के नौजवान खेल में बड़ी दिलचस्पी रखते हैं। हाँ, इसके लिए कई बार कहा, लिख के दिया, सर पटक के मर गए कि गाज़ीपुर में एक स्पोर्ट्स कॉलेज दीजिए। तो देखिए, हम कोई खासतौर से वॉलीबॉल देखा है मैंने यहाँ अरे का। साहब, हर कई क्षेत्र में, वॉलीबॉल में तो अकेले इंडिया टीम में आधे से ज़्यादा प्लेयर गाजीपुर के, वो भी शेरपुर के हो जाएंगे 4-5 तो। शेरपुर है, धर्मरपुर है, बड़े अच्छे प्लेयर, कबड्डी के बेहतरीन प्लेयर, हॉकी के बेहतरीन प्लेयर, कुश्ती के बेहतरीन, लेकिन स्पोर्ट्स कॉलेज भी नहीं मिला। एक मेडिकल कॉलेज मिला तो वो क्या असलियत है, उसको कहना क्या कहें हम। वो गाज़ीपुर के लिए जो हॉस्पिटल के स्वीकृत था, जो हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनी, उसी बिल्डिंग को मेडिकल कॉलेज घोषित कर दिया गया।
गाजीपुर के हॉस्पिटल के, और इनके गवर्नमेंट की नहीं, वो बहुत पहले कम से कम 15 साल पहले, 20 साल पहले शुरुआत में आदरणीय कुमारी बहन मायावती जी के पीरियड में, फिर बाद में माननीय मुलायम सिंह के पीरियड में उस पर बजट आता रहा। काम नहीं हो रहा था, काम इस पीरियड में हो के बिल्डिंग तो खड़ी हो गई, उस पर नाम लिख दिया गया कि ये मेडिकल कॉलेज है, और अस्पताल में जाइए पूछ लीजिए, और सीएमओ के ऑफिस में पूछ लीजिए, जो पद यहाँ पर गाजीपुर में डॉक्टरों का पद सृजित है, उन पदों के अगेंस्ट 35% 40% डॉक्टर हैं। महिला डॉक्टरों में तो पूरे जनपद में मात्र एक महिला डॉक्टर, सारे महिला हॉस्पिटल बिना डॉक्टर के। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी दुर्गति है, लेकिन बात कहीं करिएगा तो विकास हुआ, बहुत विकास हुआ, विकास की गंगा बह गई। अब हॉस्पिटल जो इंसानी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ मामला है, रोजी रोटी के साधन में एक बड़ौरा सूती कताई मिल थी, लगभग 1200 मजदूर उसमें रोजी रोजगार था उनका, वो कताई मिल बंद है। 1985 में जब मैं पहली बार विधायक हुआ था सीपीआई से, हाँ, तब वो मिल बनी थी। वो उस दौर की, और अब वो मिट्टी में मिल रही है। उसमें ये छुटुआ मवेशी जो हैं वो पकड़ पकड़ के बंद कर दिए जाते हैं, और वो उसी मिल के बड़े कंपाउंड में चल रहे हैं। वो ज़मीन गाज़ीपुर के किसानों की ज़मीन है, जो चकबंदी के समय छोटा छोटा हिस्सा सबसे ले करके अतिरिक्त घोषित करके, और वो एक अच्छे काम में ली गई थी, इसलिए संतोष था। अब तो देख के संतोष नहीं होता। अच्छा, ये चूँकि 2024 पे आते हैं, 2019 वाला तो आपने हरा दिया था, 2024 में आप समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, 2019 में आप बहुजन समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं। कैसे रिश्ते बदलते रहते हैं आपके व्यक्तिगत तौर पे समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से? देखिए, मैंने राजनीति शुरू की है जब मैं छात्र जीवन में था, तभी मैं एक हस्ती थी यहाँ, कॉमरेड सरजू पांडे, उनसे प्रभावित हो गया और स्टूडेंट फेडरेशन के साथ काम किया। और शिक्षा के क्षेत्र में मनोज सिन्हा और हम दोनों ने हाई स्कूल एक ही साथ पास किया है, एक ही सन में 69-70 का वो कार्य था। और उन्हीं के गांव पर उन्हीं के पूर्वज के नाम से संबद्ध वो स्कूल है, श्री नरसिंह इंटर कॉलेज, और उन्हीं के पिता श्री उस स्कूल के प्रिंसिपल थे। तो वो उसी स्कूल के छात्र थे। मैं डॉक्टर एम ए अंसारी इंटर कॉलेज का छात्र था, मेरा सेंटर वहाँ गया था। अच्छा। तो परीक्षा एक ही साल में दी गई। वो निकले और वो हाई स्कूल किए, इंटर किए, चले गए BHU। हम हाई स्कूल किए, इंटर किए, और यहाँ पर गोरखपुर यूनिवर्सिटी से संबद्ध एक PG कॉलेज था, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, अब भी है। अब वो इस समय पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से, तो हम यहाँ से पढ़ते रहे। तो छात्र जीवन में ही हम कॉमरेड सरजू पांडे से प्रभावित हुए, और सामाजिक कार्यों में या समाज में जो कमज़ोर तबके के लोग हैं, इन लोगों के बीच में इनकी समस्याओं को देखते थे और उनके निराकरण के लिए उनको संगठित करना। कल कारखानों के मजदूर तो संगठित होते हैं, लेकिन ये असंगठित क्षेत्र जो खेत मजदूरों का है, भट्टे पर ईंटा पाथने वालों का है, बीड़ी कंपनियों में बना, इस क्षेत्र के मजदूरों के मामले में हम अपना काम धाम यहाँ से शुरू किए थे। तो लाल झंडा लेके पहला चुनाव भी लड़े सन 85 में, और कम्युनिस्ट पार्टी से पहला चुनाव लड़े और जीते भी, उस क्षेत्र में जीते। आप जब बगल के हैं तो अंदाज़ा आपको होगा कि वो करैल का गढ़ा परगना क्या है और वहाँ मेरी औकात क्या है। मात्र 10% माइनॉरिटी के लोग वोटर हैं, और उस क्षेत्र में चूंकि गरीब लोगों ने, उनके बीच में जो हमने काम किया था, उसकी वजह से वो लोग हमारा समर्थन किए। और सामंतवादी ताकतें तो गरीबों को वोट भी नहीं डालने देती थी। हाँ, पहले ये होता था। अब भी 10 गांव बता देंगे जहां वोट नहीं डालने जाता है। किसी गरीब के पास जाइएगा तो कह देगा, बाबू बूथ तक हम जाते हैं, बटन दबाते हैं, आज भी। लेकिन उन बातों की
चर्चा नहीं करना चाहती है मीडिया तो कोई बात नहीं है। जो दबंग लोग हैं आज भी दबंगई से बात नहीं आते, लेकिन 90% गाँव में मुक्ति मिल गई। और ये सन 85 से लेकर के लगातार 4 चुनाव मैं कम्युनिस्ट पार्टी के ही सिंबल पे चुनाव लड़ता रहा, जीतता रहा। कॉमरेड सरजू पांडे का निधन हो गया। हमारी पार्टी का पूरे प्रदेश के स्तर पर पहली बार हम लोग हाउस में गए थे तो 6 लोग थे। रामचंद्र बख्श सिंह, ये कॉमरेड रामचंद्र बख्श सिंह बाराबंकी के थे, वो हमारे लीडर थे। और हर बार कम होते होते जो 1993 का चुनाव हुआ उसमें मैं थोड़ा सा विचलित हुआ, क्योंकि वो चुनाव सपा और बसपा ने मिलकर लड़ा था और तब भी मैं लाल झंडा लेके लड़ा था। और उस चुनाव में भी मैं उनके जॉइंट कैंडिडेट परशुराम यादव के अगेंस्ट, उनको टोटल वोट मिला था 35,000, हमको टोटल वोट मिला था 70,000। जितना वो पाए थे उतने अंतर से मैं जीत गया। तो यहाँ जो संघर्ष था और जिस तरह से जनता का विश्वास जीत करके हम सफलता प्राप्त करते रहे, वहाँ जाने के बाद पहले दिन हमारी राज्य काउंसिल बैठती है और तय करती है कि हाउस में सपोर्ट करना है इस गवर्नमेंट को। तो वो फिर अजीब हो जाता था, हमें हाउस में सपोर्ट इनको करना है और फील्ड में हम इन्हीं से लड़के जीत के आए। तो उस कंडीशन में फिर हमारी 3-4 राउंड वार्ता हुई माननीय मुलायम सिंह से और मैं उनसे प्रभावित हुआ। और उसके बाद हमने 21 सितंबर 1994 को समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिया। 21 सितंबर 1994 को समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने के बाद 96 में उनके सिंबल से हम विधानसभा का चुनाव लड़े, जीते। 2002 में उनके सिंबल से हम चुनाव लड़े, लेकिन उस समय मेरा दुर्भाग्य था, राजनाथ सिंह यहाँ चीफ मिनिस्टर थे और कुछ इस तरह की स्पेशल व्यवस्था की गई कि इस व्यक्ति से पिंड छोड़ा लिया जाए। श्री कृष्णानंद राय पहले भी 96 में मेरे खिलाफ लड़ चुके हैं, लेकिन वो फाइटर भी नहीं थे। फाइटर थे वीरेंद्र राय, वो बसपा से लड़े थे और ये भाजपा से लड़े थे, तीसरे नंबर पे थे। फिर भी उनको 2002 में वो लड़े और वही विनर रहे। मैं लगभग 6,500 या 6,700 वोट से हार गया। लेकिन स्थिति ये थी कि पूरे प्रदेश में 35 बूथों पर रीपोलिंग हुई थी, 28 बूथ अकेले इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में हुए थे। बिल्कुल रेड कैप्चरिंग, पूरी तरह कैप्चरिंग। और जब रीपोलिंग हुई तो रीपोलिंग में उसमें 5% और बढ़ा के कैप्चरिंग, क्योंकि पूरे प्रशासन ने ये तय कर लिया कि अगर कैप्चरिंग में सही वोट पड़ जाएगा तो ये जीत हार तो अलग होगी, हम सारे लोगों की नौकरी खतरे में होगी। तो ये तो 2002 वाला जो चुनाव है बहुत ज़्यादा याद नहीं है हम लोगों को, लेकिन चूंकि इस क्षेत्र के ही हैं हम लोग, ये था कि आप लोगों का वर्चस्व खत्म करना है, अफजाल अंसारी परिवार का ही वर्चस्व खत्म करना है। इसमें आप थे, आपके भाई साहब थे। भाई साहब यहाँ थे ही नहीं, यहाँ नहीं थे, भाई साहब मऊ में थे, लेकिन वो जीते और बड़े लंबे मार्जिन से जीते। शेख अब्दुल्ला जी थे आपके जो बड़े भाई हैं, मतलब ये पूरे परिवार जी कभी नहीं लड़े। चुनाव लड़ने की बात नहीं कर रहा है, मैं कह रहा हूँ आपके इस पूरे परिवार का वर्चस्व खत्म करने का इकलौता तरीका ये है कि मोहम्मदाबाद में इनको हरा दिया जाए। अच्छा, अब बात सुनिए, इस परिवार के वर्चस्व का ये नफरत क्यों? यही तो, ये नफरत इसलिए कि मेरा एक गौरवशाली इतिहास रहा है और उस तरह का इतिहास इनमें से किसी का नहीं है। जो नफरत करने वाले लोग हैं उनके परिवार में किसी ने उंगली भी नहीं कटाई देश के लिए, हमारे परिवार ने गर्दन कटाई। ये किसी को कोई शक नहीं छूट सकता। डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी ही जेल नहीं गए, उनकी पत्नी, उनकी बेटी जोहरा बेगम तक गई। फरीदुल हक अंसारी साहब जेल गए, डॉक्टर शौकतुल्लाह अंसारी साहब जेल गए। ये एक लंबा 12 लोगों का पूरा परिवार का, जो लोग जेल गए हैं, कोड़े खाए हैं, यातनाएं सही हैं। अब्दुल अजीज़ अंसारी साहब सेकेंड वर्ल्ड वार में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। भारत के जो मेडिकल मिशन तुर्की गया था
उस मेडिकल मिशन के वो चेयरमैन थे अब्दुल अजीज अंसारी। ये हामिद अंसारी साहब जो उपराष्ट्रपति थे, इनके पिता हैं अब्दुल अजीज अंसारी, इनके पिता हैं। और वो स्वतंत्रता से वो जेल गए हैं और वो यातनाएं सहे हैं। इनामुल हक अंसारी जेल गए हैं, अबू जफ़र साहब जेल गए हैं, हमारे यूसुफ अब्बासी साहब जेल गए हैं, 12 लोग हैं। तो जब अंग्रेज़ों ने घर को रौंदा, उनकी फौज, उनके पुलिस ने रौंदा, तब तलाश होती थी कि यहाँ उस दौर के जो बागी थे, कॉमरेड सरजू पांडे कहाँ छुपे हैं, वो पनाह लेते थे। तो जो स्वतंत्रता सेनानियों का पनाहगाह था घर, उसको आपने माफियाओं का घर कह के गिरा रहे हैं। उनके नाम के जो स्वतंत्रता संग्राम से, एक तरफ आप अमृत महोत्सव मना रहे हैं देश में, कि स्वतंत्रता संग्राम में याद मतलब योगदान देने वालों को याद किया जाएगा, और एक तरफ डॉक्टर एम.ए. अंसारी स्कूल को गिराया गया। इसमें कहीं आप अपनी गलती देखते हैं क्या साहब? हाँ, क्योंकि मेरी- मुख्तार अंसारी को लेकर के मेरी देखिए, गलती आपकी है- व्यक्तिगत छवि को लेकर हाँ। के नहीं बात होती है, सबसे ज़्यादा बात उनकी होती थी, चूंकि वो दिवंगत हो चुके हैं मुख्तार अंसारी साहब। मुख्तार अंसारी को लेकर कहीं बार बार उंगलियां उठती थी कि वो हैं जिन्होंने आप इतने खाली बता दीजिए, कोई भी पूरे हिंदुस्तान को चुनौती है, अफजाल अंसारी चुनाव कब जीते हैं ये बता दीजिए। 1985 से। और मुख्तार अंसारी के ऊपर पहला मुकदमा कब लिखा गया है यही बता दीजिए। मेरे विधायक बनने के बाद ही उसको बदनाम करने की कोशिश शुरू हुई। वो कॉलेज में यहाँ पढ़ता था, हम जब विधायक हो गए थे तो अभी हाफ पैंट पहन के फुटबॉल खेलता था, हमसे 10 साल छोटा है वो। और 10 साल की छोटाई कम नहीं होती है। मुख्तार अंसारी जब यहाँ कॉलेज में पढ़ने आए तो एक अच्छे स्पोर्ट्समैन थे, क्रिकेट खेला करते थे। यहाँ कॉलेज में, पीजी कॉलेज किसी से पूछ लिएगा, लोग बताएंगे कि ये बाबू साहब लोगों का कॉलेज था, यानी छतरी लोग का कॉलेज था। एक और कॉलेज खुला यहाँ जो किसान नेता सहजानंद सरस्वती के नाम पे, उसको कहा जाता है भूमियारों का कॉलेज है, इसको कहा जाता है कि छतरियों का कॉलेज है। अब एक बड़े परिवार का बेटा, सम्मानित परिवार का बेटा कॉलेज में एडमिशन हो गया, एक अच्छा स्पोर्ट्समैन है। अब कॉलेज में जो पहले वाले लोग हैं उनकी जिज्ञासा ये है कि इसका भाई विधायक है और ये एक बड़े प्राचीन जमींदार परिवार का नामी गिरामी परिवार का सदस्य है, अच्छा क्रिकेट का प्लेयर है, तो आकर्षित होने वाले भी उधर आकर्षित हो रहे हैं। इसको भी कॉलेज के गोलबंदी और राजनीति में मजा आएगा ही। हाँ, अपने लिए एक सुरक्षित कि हमारी मान मर्यादा प्रतिष्ठा ही ठीक रहे, ये छत्रियों का स्कूल है। तो एक पक्ष मखनू सिंह और साधु सिंह, ये 2 सगे भाई थे। तो साधु सिंह, मखनू सिंह तो बहुत सीनियर थे, साधु सिंह कॉलेज में पढ़ते थे। मनीराम सिंह कुरेम के एक थे, वो कॉलेज में पढ़ते थे। और भी कई सिंह, चाहे कमलेश सिंह, चाहे भीम सिंह, चाहे धनंजय सिंह, फलान ढकान सिंहों का कॉलेज। मुख्तार अंसारी में उनकी जो दिलचस्पी रही हो, मुख्तार अंसारी की अपनी दिलचस्पी की इज्जत आबरू से हम भी आए जाएं, अरे तरे कोई ना करे। तो एक जो मजबूत ग्रुप था उनके साथ, उनके गांव के झगड़े हैं। मखनू सिंह, साधु सिंह का गांव है इसी डिस्ट्रिक्ट में, सैदपुर तहसील में, सैदपुर थाने में मुड़ियार। मुड़ियार में उनके पटीदार या उनके देयाद जो गांव के प्रधान हैं, उन लोगों के बीच में 6 बीघे ज़मीन का झगड़ा है। अब ये और वो, ये दोनों आपस में मुकदमाबाजी भी कर रहे हैं और गोली भी चला रहे हैं। कहीं से छुआछूत नहीं, मोहम्मदाबाद पूरब में और सैदपुर पश्चिम में। उससे पहले के इतिहास में एक मुकदमा अंसारी परिवार का न चकबंदी में है, न दीवानी में है, न फौजदारी में है। कोई भी एक, नॉट ए सिंगल
उससे पहले का वो गौरवशाली इतिहास है जिसको पर्दे में रखना है, वो जाहिर ना हो, उसको छुपाते रहना है। हम राजनीति में आ गए अपने पुरखों के उस स्थान पर। ये हम पहली बार थोड़ी ना चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे परिवार से डॉक्टर शौकतुल्ला अंसारी कांग्रेस पार्टी के टिकट पर, जो पंडित नेहरू के सहपाठी थे, उनके टिकट पर इसी गाजीपुर से चुनाव लड़े हैं। अब पंडित नेहरू वोट मांगने आए हैं। वो चुनाव हार गए थे, सरजू पांडे जीत गए थे। वो चुनाव हार गए, सरजू पांडे जीत गए। लेकिन इस सीट पर अगर उनके परिजनों में एक बेटा पैदा होता है, वो लड़ लेता है, तो बर्दाश्त कहाँ है सामंतवाद के लोग, सामंतवादी विचारधारा के लोग को। कहानी कहाँ है और कहानी कहाँ बताई जा रही। मैं 1990 में मानवर कांची राम ने कहा कि मंडल कमीशन लागू करो या वीपी सिंह गद्दी छोड़ दो। हाँ, 90 का ये एक आंदोलन हुआ, आप ही के करेल में, आपके गांव से थोड़ी दूरी पे है जोगा मुसाहिब, एक गांव है। जोगा मुसाहिब में 1990 में बहुजन समाज पार्टी का जिला अध्यक्ष मीटिंग ले रहा है, राम जन्म नाम है उनका, और सामंतवादी इकट्ठा होकर के हमला करते हैं। वो घायल अवस्था में भाग के दाऊदपुर आते हैं। दाऊदपुर के प्रधान हरिप्रसाद कुरील हमारे पास आते हैं कि भैया बहुत बड़ी वारदात हो गई। और आप विधायक रहते हैं उस समय? हम विधायक हैं, लेकिन लाल झंडे वाले हैं, हम लाल झंडे वाले हैं। लेकिन एक मन में जज्बा है कि गरीबों पर अत्याचार हुआ है। 10 गाड़ी लेके 150 आदमी हम वहाँ जाते हैं। लाशों को इन लोगों ने छुपाने के लिए गंगा नदी में फेंक दिया। महिलाओं ने बताया कि भैया इसी नदी में फेंका है। बस्ती जल रही थी, हमने अपने आँख से पहुँच के बुतवाया। जो घायल थे उनको हॉस्पिटल भिजवाया, जाल डलवाया, 4 ठो लाश निकल गई। उनको ला के पोस्टमार्टम कराया, और जब पोस्टमार्टम कराया, मुकदमा कराया, 20 आदमी को जेल भिजवा दिया। ये 90 की घटना है। मुलायम सिंह उस समय मुख्यमंत्री रहे होंगे? हाँ, 90 की घटना है। और 91 में हमारे ऊपर हमारी हत्या करने के लिए कुंडेसर मशहूर गांव है हमारे क्षेत्र का, 10 बजे रात को चुनाव प्रचार से लौट रही मेरी गाड़ी, और उस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी गई। FIR हुई है, किसी को नाम नहीं किया है कि किसने आक्रमण करा दिया। मनोज सिन्हा ने करा दिया कि कृष्णानंद राय ने करा दिया कि किसने कराया, कोई नाम नहीं। मारने वाला कौन है, कराने वाला भी अज्ञात। FIR जो घटना हुई है वही लिखवा दिया गया। घटना में 4 लोग मारे गए, चारों दुर्दांत अपराधी थे। एक था झिंगुरी गुप्ता, जो सड़क किनारे गोमती में बैठ करके साइकिल का पंचर सटाता था। दूसरे थे कॉमरेड सुरेंद्र राय, जिनको कहा जाता था रशिया से कम्युनिज्म पढ़ के आए हैं और कम्युनिस्टों का क्लास चलाते थे। स्कूल में हम लोगों के टीचर थे वो। तीसरे थे कॉमरेड कमला सिंह, जो करमचंदपुर गांव के ग्राम प्रधान थे। और चौथे थे कॉमरेड जगन्नाथ सिंह, जो सेना के रिटायर कैप्टन थे। एक और मरे, कॉमरेड रामेश्वर राय। सारे सज्जन, समाज के प्रतिष्ठित, और मतलब उनके जैसी छवि का कोई दूसरा और मुश्किल से था पूरे करैल में। वो हमारे प्रचार करने के लिए हमारी गाड़ी में थे, भून दिया गया। ये भी अंधों ने नहीं देखा कि हम किसको मार रहे हैं। पहली घटना ये घटती है। इस घटना का वर्णन कहीं नहीं आता। अज्ञात FIR है, पुलिस विवेचना करती है। अब पुलिस कहती है कि इस घटना को अंजाम देने के लिए ब्रजेश सिंह, त्रिभुवन सिंह एंड कालीदास एंड एक कोई और बनारस का, ये 4, 5, 6 नाम उजागर करती है। ये अंजाम देने वाले लोग हैं। दूसरे दिन पुलिस दिखाती है कि हमने मुठभेड़ में उसमें से 1 या 2 को बनारस में मार भी दिया, और बाकी लोग फरार रहे। ब्रजेश सिंह 55 लाख का इनाम, त्रिभुवन सिंह पे इनाम। याद है उड़ीसा में कैसे गिरफ्तारी। और उसके बाद ये घूम घूम के हमला और क्राइम करते रहे। वो वीरेंद्र टाटा, जो शराब माफिया था आजमगढ़ का, उसको मार दिया। जाके हरिहर सिंह को मारने गए लोग। ये एक चट्टी है सादात ब्लॉक में, पकड़ी चट्टी पे 7 लोगों को मारा, 7 लोगों को। जो
सूरजदेव सिंह जिनके यहाँ वो पनाह पाते थे, उनके बेटे को उठा के लाके मार दिया। जायसवाल जो गोरखपुर या देवरिया का शराब का ठेकेदार था, जो इनको उसको मार दिया। मारते गए, फरार चल रहे थे। 2001 में मुख्तार अंसारी जब अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जा रहे हैं तो उसरी चट्टी पर फायरिंग हुई, गोली चला दिया। उसमें स्पॉट पर एक रुस्तम उर्फ बाबू, उनका साथी मारा गया मुख्तार का, और एक उनका सरकारी गनर मारा गया। और हमला करने आने वाला उस समय अज्ञात, लेकिन एक हफ्ते बाद ज्ञात बताया पुलिस ने कि ये मनोज राय है जो बिहार का रहने वाला है। ये लोग 3 लोग मारे गए। घटना की FIR है, नामजद उस बार ब्रजेश सिंह, त्रिभुवन सिंह, कुछ नहीं। तो जो सीन जहाँ से बनाई जाए, अब मुक्त करा लिया जाए अफजाल अंसारी से इस क्षेत्र को, अंसारियों से इस क्षेत्र को, उसका पहला प्रयास था 2 मई सन 1991 को, जब हम आ रहे थे और कुंडेसर में मेरी गाड़ी पे आक्रमण हुआ। 2 मई 91 असफल हो गया। उसके बाद चुनाव पे चुनाव होता रहा, राम मंदिर का मुद्दा उछलता रहा, सारी ताकतें लगाते रहे, गरीबों का वोट हमको मिलता रहा, गरीबों का साथ हमको मिलता रहा। और आज तक 10% की आबादी वाला कोई व्यक्ति हिंदुस्तान में कहीं हो तो बता दीजिए। कोई भी धर्म, चाहे हिंदू भाइयों में से कोई ऐसा व्यक्ति हो जो हाँ मुसलमान 90% हो और जीत जाए, चाहे मुसलमानों में से कोई ऐसा हो जहाँ हिंदू धर्म या कोई भी धर्म 90% हो और वो जीत जाए, वो चुनाव जीत जाए। हम प्रधान ही नहीं जीतेगा। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 चुनाव लड़ा हूँ, 7 बार जीता हूँ। ये जो आपने पूरी कहानी बताई थी ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह वाली, इनको माफिया माना जाता है, लिखित रिकॉर्ड में दर्ज है। लेकिन आप बताइएगा, ये मत बता दीजिएगा कि इनको माफा जाता है रिकॉर्ड में दर्ज, ये मत बताइएगा कि योगी ने रिकॉर्ड से उनका नाम निकाल दिया। और ये भी हम आपको सूचना दे रहे हैं, नाम निकाल दिया। और ये भी मत बताइएगा कि पूरे गुंडों माफियाओं के खिलाफ हो रहे कार्रवाई में बुलडोजर कार्रवाई हो या कुर्की नीलामी की कार्रवाई हो, इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किया। और ये भी मत बता दीजिएगा कि योगी जी के संरक्षण में बिना कोर्ट से पेरोल मिले सुभाष ठाकुर जैसा दुर्दांत अपराधी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे JJ हॉस्पिटल कांड में उम्र कैद फांसी की सजा दिया, अपील में फांसी को बदल करके उम्र कैद किया, लेकिन टिल डेथ लिख दिया, मौत हो जाने तक जेल में रखो। सालों साल से BHU में पड़ा है, पूरा ब्लॉक रिजर्व है, एयर कंडीशन, कोई की हंसती नहीं कि कोई चला जाए उसको। सुभाष ठाकुर को हम कोर्ट से गिड़गिड़ाएंगे तो हमें पेरोल नहीं मिलेगी एक दिन की, अपने बाप की मिट्टी देने के लिए, और दूसरा बिना पेरोल के रेले हुए है यहाँ। चाहिए 1 मिनट कोई इंटरव्यू कर सकता है। तो एक है कि कहाँ जोड़ा जाए और कहाँ सुधारा जाए। क्या अभी सुभाष ठाकुर और ब्रजेश सिंह, त्रिभुवन सिंह को क्लीन चिट कोई दे सकता है जो दाऊद इब्राहिम का को अक्यूज है? अब कहानी बना बना के प्रेस के लोग दिखाते हैं कि बाद में जब वो लोग समझ गए थे कि बॉम्बे कांड उसने कर दिया तो उससे अलग हो गए थे। ये लोग तो चाहते थे कि अब वो मौका मिले तो मार दिया जाए। अरे बाद में कैसे बदल गए थे भैया? कांड आपने, उनके सगे बहनोई की हत्या हुई थी इब्राहिम कास्कर की, और उसके हत्यारे को हल्दानकर को, राकेश हल्दानकर को मारने के लिए ये लोग चढ़ के हॉस्पिटल में मारे हैं। तो जो को अक्यूज है दाऊद इब्राहिम का नाम है, उसी में त्रिभुवन सिंह, ब्रजेश सिंह। अब ब्रजेश सिंह पे तो ट्रायल हो गया, त्रिभुवन पे तो ट्रायल भी नहीं हुआ। त्रिभुवन को तो बॉम्बे पुलिस आज तक बुलाती रह गई कि आओ इस केस का ट्रायल हो जाओ, उत्तर प्रदेश पुलिस ने भेजा ही नहीं। ये माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने वाले खुदे माफिया है, ये माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन एक चीज़ और बता दीजिए दर्शकों के लिए, क्योंकि बहुत बार आप क्लियर कर भी चुके हैं, फिर भी इतनी बातें हो गई तो इसलिए इन सारी चीज़ों में मुख्तार अंसारी कैसे शामिल हो गए? मुख्तार अंसारी को हमने बता दिया कि आ गए डिग्री कॉलेज में पढ़ने,
और दोस्ती हो गई साधु सिंह से, और साधु सिंह के घर का झगड़ा, आपस में उन लोगों की मार काट, दयादों के बीच में 6 बीघा खेत, उसकी जद में मुख्तार को आकर के मुकदमा लिखाया गया कि आप साधु सिंह के साथ हो, तो साधु सिंह अगर कोई क्राइम कर रहा है तो को-अक्यूज्ड होते हैं। उसमें मुख्तार को को-अक्यूज्ड बना दो। हमने कहा घर का झगड़ा क्यों से रहे, कुछ नहीं। यहाँ तो ये कल्पना की जाती है कि हम हमारे शूटर तुम पे गोली चलाएंगे, ये गुनाह नहीं है, लेकिन तुम या तुम्हारे आदमी अपने बचाव में नहीं करेंगे। अगर आप बचाव कर रहे हो तो आप माफिया हो, आप माफिया हो। 23 साल बाद उसरी कांड के गुजर जाने के 22 साल बाद योगी सरकार में एक मुकदमा लिखा गया है उसी मोहम्मदाबाद थाने में। और वो मुकदमा क्या लिखा गया है कि उसमें स्पॉट पर जो मनोज राय मारा गया, जिसके पास से कार्बाइन पुलिस ने बरामद की थी, जो अक्यूज्ड है उस केस में, पुलिस की चार्जशीट में है उसके पिता ने 22 साल बाद लिखवाया कि हमको हमारे बेटे को यहाँ घर से मुख्तार के आदमी एक दिन पहले उठा ले गए और उसरी में मार के फेंक दिया। वो लोग उसको घर पे ही मार दिए, ले आके वहाँ फेंक दिए, और मुख्तार और उसके सारे गवाहों को उस केस का 22 साल बाद मुलजिम। घटना एक है उसरी में गोली चलना, कहानी दो है। एक कहानी वो है जो घटना वाले दिन ही पुलिस बताती है, हाँ, मतलब वो पुलिस रजिस्टर्ड करती है और इन्वेस्टिगेशन करती है और चार्जशीट देती है, केस ट्रायल शुरू हो जाता है, गवाही होने लग रही। अब गवाही शुरू है और अब दूसरी कहानी, अब दूसरी कहानी का मुकदमा, SIT का गठन, चार्जशीट, सारे गवाह जेल में, सारी चीज़ें आप लोगों के खिलाफ। अब क्या, तो मुख्तार अपने घर ही पे उसको मार दिए थे और कोई घटना वहाँ नहीं हुई, यहीं से ले जाके उसको फेंक दी ताकि ब्रजेश सिंह बच जाए। तो ये कहाँ है? आप समझ रहे हैं कि आप चेतरी चालाकी कर रहे हैं, आम जनता तो बेवकूफ़ है, लेकिन आम जनता चुप है। वो आपके मुंह पे तमाचा मार दी। विधानसभा के चुनाव में आप सरकार बना रहे हो, गाजीपुर में 0, आजमगढ़ में 0, मऊ में 1 सीट, इतने बड़े आप लोकप्रिय हो, तो क्या हो रहा है भाई? जौनपुर में सिंगल सीट भाजपा अपने निशान पे जीती है, बलिया में 2 सीट जीती है। आप गाजीपुर से ज्यादा बुलडोजर कहाँ चला है, कहाँ चलाया है? अगर बुलडोजर की कार्रवाई जनता इंसाफ की कार्रवाई मानती तो 7 सीट आपको जीत जाना चाहिए था। और अगर बुलडोजर की कार्रवाई इंसाफ की कार्रवाई है तो लोकसभा आपको 3 लाख से जीत जाना चाहिए। और अगर उल्टा होता है तो कोई मानने को तैयार नहीं, आप मत मानिए। अच्छा, एक सवाल का जवाब दे दिए, फिर 2024 बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि अब ये सारी बातें पुरानी हो गई थी। कृष्णानंद राय हत्याकांड के बिना इस पूरी बातचीत को तो ख़त्म नहीं किया जा सकता। कृष्णानंद राय की हत्या होती है, गोली चलती है, तब मुख्तार अंसारी जेल में होते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग एसोसिएट होते हैं उनसे, उस हत्याकांड से। सारा आरोप मुख्तार अंसारी और उनके लोगों पर लगता है। इसके पीछे की कोई राजनीति है? सिर्फ श्री मनोज सिन्हा और उनकी टीम जो है, जो दबंगई के बल पर सन 52 से जब भी चुनाव हुआ मोहम्मदाबाद विधानसभा पर, वो ये मानते हैं कि भूमिहार जाति के मतदाताओं की बाहुल्यता है, यहाँ जमींदार, जगह, जमीन, ताकत सब कुछ हमारे पास है, इसलिए हमारी कौम का आदमी विधायक होगा। हम जब तक चुनाव नहीं लड़े थे 85 का, 85 के पूर्व का इतिहास उठा लीजिए, सन 52 से 85 के बीच में जो भी वहाँ चुनाव लड़ा, जिस पार्टी से भी लड़ा, जीता भूमिहार ही, कोई दूसरे की औकात नहीं थी। मैंने सन 85 में इस चुनौती को स्वीकार किया, जन समर्थन हासिल करके उन लोगों को परास्त किया। अब हमको हटाने के लिए कहीं ना कहीं आपके प्रश्न में ये बात आई है, इसीलिए मैं इस बात को स्पष्ट कर रहा हूँ। हमको हटाने के लिए एक मिशन बनाया गया, इनको राजनीति से समाप्त करो। अब जो राष्ट्रीय राजनीति में जिसके पुरखे गांधी जी के बगल में बैठ के राजनीति किए, जिनके पुरखों ने जब कांग्रेस के नेतृत्व में देश में स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन चल रहा है, तब अपना घर दे दिए दरियागंज में, कोठी नंबर 1 दारुल सलाम को दे दिया कि ये केंद्रीय कार्यालय बना लो कांग्रेस पार्टी का। उस परिवार की जड़ें आप खनने, कसूर कुछ नहीं।
आम गरीब जनता, आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, प्रदेश में आप चुनाव आयोग अलग, उसका अपना रुतबा, कानून और शिकंजा, आप मीडिया के माध्यम से हॉट सीट, चप्पे चप्पे पर गर्दन भी घुमाने पे रोक है। उसके बावजूद कैसे कोई 40 साल 50 साल से राजनीति में स्थापित है यार, बिना जनता के हो सकता है, बिना जनता के समर्थन के। और जन समर्थन हमारा नहीं हटा सकते, वो घर गिरा सकते हैं। जन समर्थन जितना मेरे ऊपर अत्याचार करते हैं उतना जन समर्थन मेरे प्रति बढ़ता जाता है। कोई दुनिया में दिखा दो कोई माफिया मर गया हो, उसके जनाजे में इस तरह से लोग दीवाने होकर के उसकी मिट्टी में गए हो, दिखा दो। सारे प्रतिबंध, सारी रोक, फोटोग्राफी, एक एक को पहचाना जा रहा। देखा डीएम से जो आपकी बातचीत हुई वो थी। बातचीत तो अलग बात है, जो आपके कैमरे ने देखा अपनी आंखों से। कहा तो यही जाता है, समाज में ये मानता है कि जो भी पैदा हुआ है उसे मरना है। हाँ। और मरना है तो उसकी अंतिम यात्रा उसकी औकात बताती है कि उसने इस दुनिया में, इस समाज में उसकी क्या औकात रही है। अंतिम यात्रा में कंधे देने वाली लकीरों से ये पता चलता है। तो उसकी तो जो, अब आप छोड़िए हम केस को कहें, कोई गुजरेगा तो उसकी तीर्थ यात्रा देख लीजिएगा जो अपने को बहुत बड़ा महारथी समझता हो। तो ज़बरदस्ती अगर माफिया, मीडिया समझता है कि हम बना देंगे माफिया, माफिया हम ही को कह रहे हैं लोग माफिया। अब तो मुख्तार अंसारी दुनिया से रुखसत हो गए, उनको चाहने और जानने और मानने वाले उसको शहीद मानते हैं। आपसे कोई तगमा थोड़े लेना है शहादत का। ये मान्यता है कि अगर किसी व्यक्ति को जो कैद कर लिया जाए या बेबस करके बांध लिया जाए और उसको जहर खिला के मार डाला जाए तो उसे शहादत का दर्जा मिलता है। रमज़ान का महीना था, तमाम लोग मानते हैं, गरीब मानते हैं। भाई इनको मारने के लिए एक दो कोशिश हुई। नहीं, वो तो यहाँ कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय के घर में बिहार से लाए लोग दुर्दांत अपराधी बाबूधन चौधरी को बम बनवा रहे थे और धमाका हो गया, मर गया, घर गिर गया, उन्हीं का घर गिर गया। हाँ, घर गिर गया, उसी जगह मर गया। बेहयाई की महाबेहयाई। कृष्णानंद राय के भतीजे ने कोतवाली में FIR कराई कि जेल में से बैठ के अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी ने बम धमाका कर दिया। 1 घंटे के अंदर पुलिस ने जांच करके उस FIR को स्पंज भी किया और उसी को पकड़ लिया। और वो दोनों पकड़े गए, जो बाबूधन चौधरी और ये मनोज राय, ये जेल गए। बाबूधन चौधरी को जमानत पे निकाल के फरार कर दिया गया। अभी पता नहीं किसको बम से उड़वाना चाहते हैं लोग। फरार है, भाग गया जेल से, जमानत पे निकला, भाग गया। इस कहानी को, इस खबरों को कहीं से नहीं है, बस सीधे अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी को हटा देना है। आप कैसे हटाइएगा? जनता फैसला करेगी। जनता ने तो निर्णय ले लिया, मुख्तार ने अपने बेटे को विरासत दे दी और दुनिया जलते जलते जल के मर गई और उसका बेटा विधायक हो गया उत्तर प्रदेश विधानसभा का। बड़े भाई सिबतुल्लाह अंसारी ने विरासत सौंप दी अपने बेटे को और जला करे कोई, और मन्नू अंसारी वहाँ विधायक हो गया। अभी जिस तरह से मेरे गर्दन में रस्सी बांधी जा रही है, ये मैं पूछने भी वाला था। हाँ, तो बगैर पूछे ही बता दे रहे हैं आपको। हम जान न रहे हैं कहाँ पे पहुँचेंगे। हमारे गर्दन में रस्सी का फंदा पड़ा हुआ है, हमने भी अपना वारिस सामने कर दिया है। अगर ये फंदा शिकंजा खिंचा जाएगा तो हम अगर फंदे पे लटक गए तो है मेरी वारिस। और आप देखिएगा, अगर ऐसा भगवान न करे ऐसा नौबत आई तो आप देखिएगा मेरी विरासत को भी गाजीपुर की जनता स्वीकार करेगी, सर आंखों पर लेगी और अपनी पूरी ताकत देगी। आप लोग जो विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं, पहले कहिए कि गरीबों के प्रति दिल में अपने दया की भावना, करुणा की भावना, उनका सम्मान करने की भावना पैदा करें। दबंगई से, गुंडई से प्रधान जी खाता सील करा दे, राशन का दुकानदार जी तोहार दुकनिया का लाइसेंस में कैंसिल करा दे, फलाना जी ढकाना जी, सिर्फ धमकी धमकी धमकी। अब आप बताइए, पुलिस और अधिकारियों की धमकी पर वोट मिलेगा? दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा हो।
खाली हमारा वोटवा तो ये मांग दे रहे हैं। तो पुलिस की धमकियां ही आपका वोट का अच्छा, काम कर जा रही हैं। पुलिस इस देश में नायक है कि खलनायक है जनता की निगाह में? पुलिस का रोल ऐसा है कि वो जनता की निगाह में खलनायक है। अभी भारत की पुलिस वैसे स्वच्छ छवि वाली हो नहीं ना पाई है। ना ना, देख के डर लगता है, जबकि उनको हाँ। देख के सुरक्षित महसूस होना चाहिए। तो जब ये खलनायक लोग के लिए प्रचार करेंगे तो हमारे गुरु सरजू पांडे कहते थे, खटिया एक और बीनल जाला बेटा, एक और अपने बिना जाला। तो जितना अत्याचार करेंगे खूब काम भर होगा, खूब काम भर होगा, लेकिन जितना करेंगे उतने बढ़ेगा। पब्लिक के दिल में घुसो, कहते हैं सब कर हौसले काहे नहीं के टूटल, हमारी जड़ खनो। हमारी जड़ जो है वो गाजीपुर की गरीब जनता के दिलों में है। इनको इनके बाप भी नहीं कुर्क कर सकते इस जड़ को। ये पूछा जा रहा है क्योंकि आपका हौसला क्यों नहीं टूट रहा है? मुख्तार अंसारी की मृत्यु के बाद हाँ। ये पहला बड़ा चुनाव है। हाँ, लगातार मुख्तार अंसारी एक एक्टिव को रहे सेकंड हैं। बतावो तोरा कि यहाँ गिड़गिड़ात हुई तो बतावो केहू की यहाँ यह बतिया हम पूछना चाहते हैं, चूंकि हमने एक भोजपुरी वाला मतलब का है। हाँ। मुख्तार अंसारी को खत्म कर दिया गया और आपका कोई बचा नहीं है नाम लेवा। सबको आपने अपने तरफ से खोज खोज के कौन कौन मुख्तार का है, घर घर उसका घर उजाड़ दो, उसका लाइसेंस जब्त कर दो, उसको दौड़ा के फंसा करके कोई ना कोई मने अंधेर कर दिया। तो अब तो हमनी खातिर केहू नामो ले वाला ना होके के चाहिए, लेकिन ये सोच रखने वालों के मुंह पर ये मतलब जूता होगा जब गाजीपुर का फैसला आएगा। देखिएगा, आप कह रहे मेरा हौसला टूट जाएगा। मैं दूसरी मिट्टी का बना हूं। मेरे पूर्वज थे ब्रिगेडियर उस्मान साहब, जिनको कहा था पाकिस्तान के मोहम्मद अली जिन्ना कायदे आजम ने कि आप पाकिस्तान आ जाओ, सेना का पहला जनरल बना देंगे। हाँ। जनरल करियप्पा के बैच के थे ब्रिगेडियर उस्मान। करियप्पा भारतीय सेना के जनरल थे। के.एम. करियप्पा। हाँ, और जनरल करियप्पा ने कमान सौंपी थी कश्मीर को ब्रिगेडियर उस्मान को। ब्रिगेडियर उस्मान ने कश्मीर में जो कर दिया उसका परिणाम है ये वैष्णो देवी से लगाए पूरा जम्मू का इलाका, अब पूरा वो नौशेरा घाटी और झांगर घाटी सब पाकिस्तान की सेना घुस चुकी थी। जब भारतीय सेना रक्षा के लिए गई है, लड़ी है। मैं ब्रिगेडियर उस्मान के मेरे पूर्वज हैं, मैं उनके संतानों में हूँ, जिन्होंने पहले दिन कसम खा ली थी कि जब तक झांगर जीत नहीं लेंगे, जब तक नौशेरा पर भारतीय तिरंगा लहरा नहीं लेंगे, जब तक पलंग पे नहीं सोएंगे ज़मीन पे सोएंगे। ये भारतीय सेना के इतिहास में लिखा हुआ है, आप देख लीजिए जाकर के। तो हम लोग जुल्म और अत्याचार की चुनौती स्वीकार कर सकते हैं, घुटना नहीं टेक सकते। अमर नहीं है, मरना सबको है, और जब तक मौत नहीं है कोई दुनिया की ताकत मार नहीं सकती। एक आखिरी सवाल, चूंकि आपका मुकदमा चल रहा है, आपको डिस्क्वालीफाई किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई और एक फैसला आना था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 20 जून तक उसको क्लियर कर दीजिए आप, लेकिन ये फैसला लगातार टलता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, और उसकी वजह से शंका ये हो रही है कि क्या अफजाल अंसारी एंड वक्त पे। अभी 30 जून तो नहीं ना आई है कि टल रहा। अभी उस फैसले को उन्होंने कहा 30 जून तक फैसला देना, तो अभी 30 जून के बाद न, अभी तो मई चल रहा। क्योंकि मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि मान लीजिए कि आप 4 जून को देखिए, अगर सही मानों में आपको ये पता लग गया हो कि हाई कोर्ट से हमारे खिलाफ फैसला आना ही है, या आपने फैसला टाइप करवा दिया हो, या जिसने आपको बताया हो, तो आप हमदर्द की हैसियत से मुझको बता दीजिए, हम अपना फार्म हटा करके बेटी को लड़ा दें। क्या करना, उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है, उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है। हाँ। मुकदमा जिसके खिलाफ होगा उसी की सज़ा हो सकती है। वो अफजाल अंसारी के ऊपर है, हम जेल लेंगे, जेल काट लेंगे। अगर वो उस फैसले का पता इन लोगों को हो तो बता दें लोग हमको, हमारी हमदर्दी में बता दो, हम हट जाते हैं। हम आपकी तैयारी देख करके सवाल पूछ पा रहे हैं। अभी तो कल पर्चा उठाने का दिन है कि परसों है? 17 तक अभी है, 2-3 दिन है, उठा लिया जाएगा। लेकिन बड़े आराम से मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, 72 साल उम्र हो चुकी है, रिटायर भी हो जाऊंगा और बेटी को विरासत सौंप के भी प्रसन्न रहूंगा। और गाजीपुर की जनता मेरे फैसले पर मुहर लगा के साबित करेगी
कि हमारी औकात गाजीपुर में क्या है। आपकी निगाह में, मीडिया की निगाह में, सरकार में, मौजूदा सरकार की निगाह में, हमारे परिवार की कोई कदर हो या ना हो, जनता की निगाह में बेपनाह मोहब्बत है, बेपनाह सहानुभूति है और कदर भी है। अच्छा, एक बस लास्ट, आपके जो अपोनेंट प्रत्याशी हैं पारसनाथ राय जी, व्यक्तिगत तौर पे कभी आप उनसे मुलाकात हुई थी इस चुनाव से पहले? कभी नहीं, ऐसे भी नहीं मुलाकात हुई आपसे? कभी नहीं, सामने सामने दर्शन नहीं हुआ भैया। दर्शन देंगे तो मैं पहले नमस्कार करूंगा हाथ जोड़ के। विद्वान आदमी हैं, वो पेशे से भी अध्यापक हैं और मैं उनके बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। सज्जन आदमी है, अच्छे आदमी हैं। सरप्राइज एलिमेंट थे वो आपके लिए? अब छोड़िए, हमको ये अधिकार और हक नहीं है कि हम उनके लिए कुछ कहें। ये उनके जो पार्टी है, हमने पहले दिन जब पूछा लोगों ने रिएक्शन, तो हमने कहा था ये उनकी दरियादिली है उस पार्टी की कि जिस व्यक्ति ने आवेदन भी नहीं किया, वो उस कतार में भी नहीं था कि मुझको टिकट दो, ऐसा भी नहीं था गाजीपुर से टिकट मांगने वाला कोई नहीं था। गाजीपुर से टिकट मांगने वालों की एक लंबी कतार थी और सबके अपने अपनी औकात और जनाधार थे। लेकिन एक शख्सियत मनोज सिन्हा ऐसी है कि मनोज सिन्हा ने 40 साल में बीजेपी को सोचने ही नहीं दिया कि वो समीक्षा करे कि जनता के दिल में बीजेपी के लिए रोज़ गिरावट क्यों आ रही है, वो सोचने नहीं दिया। और 40 साल तो अपने लिए बैरियर बने रहे। अब चाहे बेटे को सामने करके, चाहे अपने कोई खास आदमी को, दायरा तो सीमित है। उनके ऊपर आरोप लगता है कि वो अक्सर अपने स्वजातीय लोगों को विशेष महत्व देते हैं और वो लोग भी उनको मतलब विकास पुरुष की संज्ञा दे करके अपनी बात भी शुरू करेंगे। लोग तो यहीं से शुरू करते हैं, मनोज सिन्हा नहीं रहे, विकास रुक गया। अरे मनोज सिन्हा 96 में एमपी चुने गए थे और 98 में उनको ओम प्रकाश ने हरा दिया था, फिर 99 में चुन लिए गए, फिर 4 में आपने और हरा फिर दिया। 2004 में हमने हरा दिया। उस दौरान गाजीपुर के एक सांसद थे ना, कुछ किए हों तो आपको बता दें, हम बता दे रहे हैं। 2019 का 268 किलोमीटर सड़क पीएमजीएसवाई से 2019 से 2024 के बीच में बनवाया है। 198 करोड़ रुपया उस पर व्यय हुआ है। अब ये लोग कहते हैं कि ये पीएमजीएसवाई की सड़क है, भारत सरकार का पैसा आया है। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं, कृपा करके बताइए, ये जो गंगा नदी पे पुल बन रहा है, इसका खर्चा कहाँ से आया? ढाका से आया है। इसमें पैसा किसका लगा है? भारत सरकार का लगा है। तो आप अगर प्रपोजल दो और उस प्रपोजल पे काम हो जाए तो वो भारत सरकार का नहीं, वो आपका निजी है। इनिशिएट तो आपने किया है। हाँ, लेकिन हम अगर कोई प्रस्ताव दें और वो स्वीकृत हो, उस पर बजट आए और काम हो, तो वो आपका नहीं है। नहीं, हमारा नहीं। ये भेद मीडिया के भाई करते हैं। अच्छा, एक चूंकि आपकी बात होती है, भारतीय जनता पार्टी के जो आपके ओपोनेंट्स हैं, यहाँ से लेकर के केंद्र और प्रदेश स्तर तक, कि मुख्तार अंसारी परिवार, अफजाल अंसारी परिवार के पास करोड़ों की संपत्ति है। हाँ, तो आप ये बताइए कि भारत में ईडी से बड़ी तो कोई एजेंसी नहीं। हाँ, मैं ये यही तो 62 घंटा मुझसे पूछताछ हुई है और मेरे घर पे छापा मार के ईडी ने तिनका तलाशा है और एक सुई के नोक के बराबर भी छेद नहीं मिला। उसके बाद कहने वाले कितने बड़े झूठे हैं, उनको कोई पलट के पूछेगा? कभी नहीं कहा जाएगा। वो करोड़ों अरबों खरबों रुपया मनोज सिन्हा के पास है। कभी कोई मानेगा कि अगर कहा जाए कि जितनी भी गाजीपुर में ये हत्याएं और षड्यंत्र हो रहे हैं, ये सब मनोज सिन्हा करते हो कराते? कभी नहीं कोई मानेगा। एक रहस्य अपने आप खुल गया था। अपने आप को गाजीपुर में चर्चित चेहरा बना दिया। देखते देखते विकास पुरुष कौन है भैया? ये गाजीपुर को बेरोजगारों से मुक्त कर देंगे, सबको रोजगार देंगे। अरे हैं कौन भैया? तो इस संजय शेरपुरिया हैं। अच्छा भैया, ये कहाँ से प्रकट हुए? तो इस शेरपुर के निवासी हैं, गुजरात में रहते थे, अथाह दौलत है।
और 40 चक्का ट्रक लेके पीछवा चला, बांटत चला कि हाई तू ले ला, हाई तू ले ला, हाई तू ले ला। और भैया जी आज जेल में है STF उठा और उनको काट संज्ञा दी गई। कौन ठग? कोई बड़े ठग की संज्ञा मीडिया ने भी दिया और देश की एजेंसी STF ने और ED ने बंद किया। आप बताइए, 1 मिनट में मनोज सिन्हा के खिलाफ मुकदमा बन रहा। मनोज सिन्हा को लिखंत पढ़ंत में अकाउंट टू अकाउंट 25 लाख रुपया उसने दिया। 2019 में हमारे खिलाफ चुनाव आप भी लड़ रहे हैं, हम भी लड़ रहे हैं, और आपका भी चुनाव अकाउंट है, मेरा भी चुनाव अकाउंट है। मेरे चुनाव अकाउंट में जो 1000-2000 दिया है उसकी भी जांच हो गई। मनोज सिन्हा के चुनाव अकाउंट में 25 लाख रुपया संजय सिरपुरिया ने अपने चुनाव अकाउंट से दिया। मनोज सिन्हा ने इसे एक्सेप्ट कर लिया, ये कन्फेस है उनको कि हाँ पैसा आया है मेरे पास। हाँ, उन्होंने कहा, इंटरव्यूज में भी कह दिया, और वो पैसा आपने उपयोग करके चुनाव लड़ा है। तो अगर संजय सिरपुरिया एक ठग है और वो ठग जेल में है और उस ठग से 25 लाख रुपया लेकर के आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या ठग गैंग के आप मेंबर नहीं हैं? आज सरकार है, आपके ऊपर पर्दा डाल दे, कल सरकार आएगी तो इसकी भी जांच होगी। मैंने आपका एक इंटरव्यू सुना था, उसमें आप कह रहे थे कि हमारे पास पैसा नहीं है उतना जितना बताया जाता है, और उतना, अरे यार सुनो, और जमीन बेच करके हमें चुनाव लड़ना पड़ा। मेरी बात सुनो, इनकम टैक्स, रुपया पैसे का हिसाब, प्रॉपर्टी का हिसाब कौन देखता है? इनकम टैक्स हमने अभी दाखिल किया है। एफिडेविट अपना। 2 रास्ते हैं, या तो इनकम टैक्स में मेरा रिटर्न देख लो, और या मैंने जो फॉर्म भरा है, जब चुनाव लड़ता हूं तो भरता हूं, उसमें जा करके हलफनामे के साथ लिखता हूं, उसमें से 1 रुपया कम ज़्यादा कुछ हो, कोई संपत्ति छुपा ली हो या कोई पर्दे में रखी हो, वो सब आप ले लो, भारत सरकार ले ले। हमने तो ED से कहा था, उसने भी कहा कि हम लोग तो सोच के आए थे कि दुबई के खलीफा टावर में आपका फ्लैट होगा। हम कहा कम सोच के आए थे, हम दुबई के खलीफा टावर में पूरा 1 फ्लोर हमारा है। आप एक फ्लैट खोज रहे हैं, हम पूरा फ्लोर खरीदे हैं, 28 फ्लैट है उसमें। अरे साहब, अरे यार, पूरे घर की तलाशी में बेटा विधायक उसका कमरा, भाई पूर्व विधायक उसका कमरा, मेरा सारा जोड़ बटोर के 3,70,000 रुपया पूरे घर की पूंजी निकली। और उसको मैंने एक्सप्लेन किया कि 1 लाख रुपया जिस दिन सदन से आया हूँ इसी महीने निकाल के लाया हूँ, और बाकी इतना पैसा तो हमारे परिवार में इतना तो रह ही सकता है भाई। तो उन्होंने उसको नहीं छुआ। हाँ। छुआ भी नहीं। और कहे क्या, हम लोगों को जो ब्रीफ किया गया था वो तो हम सपने में थे। आप किसी दिन जाइए ना, बगल में नोएडा में है, अब बेचारा पता नहीं चुनाव हारेगा जीतेगा, संजय बालियान को गाजीपुर के विधानसभा के चुनाव में भाजपा के प्रभारी रहे हैं। 21 दिन गाजीपुर में रहे वो, और सारे चुनाव का संचालन किए। उनको देख लीजिए, पूछ लीजिए कि क्या खैरियत है। आप गाजीपुर में रहे हैं, क्या आपको ब्रीफ किया गया था और क्या वहां पाया है? तो ये ब्रीफिंग जिसको की जाती है उसका भी दिल बदल जाता है या गंदा पहले से होता है, और जो ब्रीफ करने वाला है वो तो महागंदा है। ये चलिए, तो ये थे अफजाल अंसारी, गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, जो फिलवक्त अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं। शुक्रिया।